नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। 1 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश बेपर्दा हुई है। सुरक्षा बलों को टारगेट बनाने के लिए नक्सलियों ने 5 किलोग्राम आईईडी प्लांट की थी। बिल्कुल, और नक्सलियों के मंसूबों की धज्जियां कैसे उड़ी, कहां बम प्लांट किया गया था और कैसे लाइव ब्लास्ट हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पावरफुल आईडी ब्लास्ट की लाइव तस्वीरें देखिए। नक्सलियों के बारूदी मंसूबे की धज्जियां उड़ते देखिए। लाल आतंक के खूनी षड्यंत्र को नेस्तनाबूद होते देखिए। धमाके की गूंज नक्सलियों के बारूदी प्लान की गवाही दे रही है। इस बारूदी साजिश का फंद सुरक्षा बलों ने कैसे कुचला, कहां आईडी प्लांट किया गया और कैसे सुरक्षा बल उसे डिफ्यूज करने में कामयाब रहे, ये जानिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर गट्टाकाल के घने जंगल, इन्हीं जंगलों में नक्सलियों ने पूरे 5 किलो का आईडी बम प्लांट किया था। टारगेट पर सुरक्षा बल थे, लेकिन वक्त रहते नक्सलियों के बारूदी प्लान की भनक लग गई। आईटीबीपी और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। घने जंगलों के बीच एक कुकर में 5 किलो आईडी बम प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया गया। श्रीनगर के डल झील में एक हादसा हो गया। एक शिकारा के पलटने से एक ही परिवार के 4 सदस्य पानी में गिर गए। देखिए उसके बाद क्या हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और सभी को बचा लिया गया। यह हादसा तब हुआ जब राजस्थान से आया एक परिवार शिकारे में सवार होकर डल झील का आनंद ले रहा था। तभी अचानक तेज हवाएं चली और शिकारा पानी में उलट गया। झील में गिरते ही अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खूबसूरत डल झील में पर्यटकों समेत एक शिकारे को पलटते हुए देखा जा सकता है। शिकारे के पलटते ही एसडीआरएफ और अन्य बचाव टीमें तुरंत हरकत में आ गईं और तत्परता से झील में गिरे चारों लोगों को बाहर निकाल लिया। अधिकारियों के मुताबिक सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। चारों ओर से पहाड़ों से घिरी डल झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है। साफ और शांत पानी वाली ये झील पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। डल झील पर शिकारे की सवारी भी काफी प्रसिद्ध है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं और सर्दियों में भी यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने लोग उमड़ते हैं। एक भीषण सड़क हादसा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हुआ। यहाँ एक स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई। बस में 20 बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में 5 बच्चों को चोटें आई हैं। यह हादसा कैसे और किसकी लापरवाही से हुआ है, देखिए रिपोर्ट। हादसे की एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। रूह कपाने वाली हादसे की पहली तस्वीर देखिए। पेड़ से टकराकर स्कूल बस का अगला हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। क्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। पुलिस टीम मौके पर है। डरे सहमे बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस का एक जवान बच्चे का मनोबल बढ़ा रहा है। ये बात जरूर रखना ये हादसा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। हुआ यूं कि गाजियाबाद के ब्लूम पब्लिक स्कूल की बस सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। बस जैसे ही बिसरख थाना के 4 मूर्ति के पास पहुंची, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे, जिनमें से 5 बच्चों को गंभीर चोट आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला कि हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ। बस की रफ्तार तेज थी, ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि इस एक्सीडेंट में किसी बच्चे की जान नहीं गई। मौसम कैसे कैसे अपना मिजाज बदल रहा है, आज उसका भयावह वीडियो दिखाएंगे। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रहार है। तो कर्नाटक में आफत की बारिश हुई। बारिश ऐसी कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये मौसम का प्रहार है। आफत बेशुमार है। चारों तरफ पानी और सिर्फ पानी, बेइंतहा बारिश। अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला तो कर्नाटक के कई इलाके जलमग्न हो गए। सिर्फ बारिश ही नहीं हुई, तेज हवाओं का ऐसा झोंका मानो इंसानों को ही उड़ा ले जाएगा।
ये वीडियो कर्नाटक के गडक जिले का है। हवा की तेज रफ्तार देखिए। पहले तेज हवाओं का झोंका, फिर आसमान में गरजे बादल और होने लगी जोरदार बारिश। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से चारों तरफ हाहाकार मच गया। करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं बही तो कई जगहों पर लगी लोहे की शेड उड़ गई। कई जगहों पर पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। भीषण गर्मी के बीच बारिश से राहत तो मिली, लेकिन महज आधे घंटे में पूरा शहर बेहाल हो गया। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर पानी का जमाव हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम का बदला मिजाज असम के भी कई शहरों में देखने को मिला है। गुवाहाटी में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें पानी पानी, गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। बेइंतहा बारिश का क्या असर हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह पानी का जमाव, जैसे शहर के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं भीषण गर्मी का प्रहार तो कहीं बारिश ने शहर को किया पानी पानी। महज कुछ घंटों की बारिश और सड़कें तालाब बन गई। ये वीडियो असम के गुवाहाटी का है। ये वीडियो सुबह करीब 10:30 बजे का है, जब गुरुवार की सुबह लोग अपने काम के लिए निकले थे कि मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया। आसमान से गर्जन थी तो जमीन पर बारिश की फुहारें। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली। लगातार होती बारिश में जनजीवन ठहर सा गया तो फिर भी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती रहीं। भीषण गर्मी के बीच बारिश के तेज फुहारों से शहर के लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। असम के अलावा मेघालय के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम मुसीबत बन गया है। आंधी और तूफान और बारिश ने यहां भी कोहराम मचा दिया है। बारिश और आंधी से शिमला में कई पेड़ उखड़ गए। मंजर देखेंगे तो मौसम की मार समझ जाएंगे। बारिश और आंधी आई, शिमला में बेहिसाब मुसीबत लाई। सड़कों पर धराशायी हो चुके पेड़ों का साम्राज्य है। सड़क जाम है और गाड़ियों की लंबी कतार है। कुछ गाड़ियां पेड़ों की चपेट में भी आई हैं। मौसम की मार से जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। सड़क पर जहां तक नजर जाती है धराशायी पेड़ ही नजर आते हैं। जिंदगी फिर पटरी पर लौटे, इसकी जद्दोजहद चल रही है। हैवी मशीनों से जमीन पर गिरे पेड़ों की कटाई चल रही है। रेस्क्यू टीम युद्धस्तर पर काम में जुटी है। जमीन पर उखड़ चुके पेड़ों का ऐसा अंबार लगा है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। रेस्क्यू टीम को पेड़ हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम फिर करवट बदलेगा। तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको राजस्थान के ऐसे गांव ले चलते हैं जो आज़ादी के 7 दशक बाद भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बांसवाड़ा के उस गांव में पानी की पहरेदारी भी होती है। पानी के ड्रमों पर ताले जड़ जाते हैं। पानी के लिए वो गांव रोज कैसे अग्नि परीक्षा देता है, सीएम भजन लाल को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। बूंद बूंद की वैल्यू क्या होती है, प्यास के मायने क्या होते हैं, मर्म बांसवाड़ा के इन बाशिंदों से पूछिए। कुंडल गांव चले आइए, सिर पर मटके मिलेंगे, महिलाओं की लंबी कतारें दिखेंगी, जल की बूंद बूंद पर जिंदगी की जद्दोजहद का परिचय मिलेगा। रोजाना सूरज निकलने से पहले कुंडल गांव पानी की तलाश में निकलता है। गांव वाले मीलों पैदल चलते हैं। प्यास बुझाने का जरिया इकलौता एक हैंडपंप है, इसलिए पहले जाएंगे तो पहले पाएंगे, वरना खाली घड़े घर लेकर आएंगे। घंटों इंतजार करने पर पानी मिल जाए तो शुक्र है। एक ही हमारा हैंडपंप चल रहा है। इस हैंडपंप के जरिए हमारी ये लेडीज जब पानी भरने के लिए आती है, सुबह से शाम हो जाती है और एक दूसरे का झगड़ने का इशारा बनता है और बहुत परेशान है ये लोग। कुंडल गांव की किस्मत में सिस्टम का जल दोष है। दोष ऐसा कि सूखे गांव में शहनाई नहीं बजती। बूंद बूंद की बेबसी की और भी कहानियां हैं। दिन भर की जद्दोजहद के बाद जब एक एक ड्रम भरता है तो पानी के ड्रमों पर ताले जड़े जाते हैं ताकि चोरी न हो जाए। आजादी मिले 7 दशक गुजर गए, लेकिन इस गांव को प्यास की आजादी कब मिलेगी? सिस्टम से कुंडल गांव यही पूछ रहा है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी की भारी किल्लत है। बढ़ती गर्मी में महाराष्ट्र में भी पानी की भारी कमी हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि कुओं और बोरवेल से मिलने वाला पानी सीमित हो गया है और पानी के लिए राज्य के कई शहरों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अब जानिए महाराष्ट्र के किन किन शहरों में कितने पानी के टैंकरों की रोज
आपूर्ति की जा रही है ताकि लोगों के घर तक पानी पहुंचे। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको इन पूरे हालात को समझा देते हैं कि किस शहर में कितने टैंकरों की जरिए आपूर्ति की जा रही है। ठाणे में 36 टैंकर हर रोज लग रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम अन्य शहरों की बात करें, जैसे हम रायगढ़ की अगर बात करें, तो 21 टैंकर यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तब भी पानी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पालघर में 17 टैंकरों की रोज जरूरत पड़ रही है, तब पानी की पूर्ति मुश्किल से हो पा रही है। और नासिक की अगर हम बात करते हैं तो नासिक में 22 टैंकर लगाए जा रहे हैं पानी के लिए, फिर भी मुसीबत कम नहीं हो पा रही है। अहिल्याबाई नगर की बात करें तो यहाँ पर 56 टैंकर रोज लग रहे हैं, उसके बावजूद पानी की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। और अब बात पुणे की, बहुत महत्वपूर्ण शहर है पुणे। 31 टैंकर यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुणे शहर पानी की किल्लत से जूझ रहा है। सतारा में 55 टैंकरों की हर रोज आवश्यकता पड़ रही है। और साथ ही सांगली की बात करें तो 2 टैंकर यहां पर रोज लगाए जा रहे हैं। शोलापुर में 5 टैंकरों की रोज जरूरत पड़ रही है। छत्रपति संभाजी नगर की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 135 टैंकर रोज भेजे जा रहे हैं। जालना शहर में 46 टैंकर हर रोज पानी की कमी पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। साथ ही नांदेड़ की बात करें तो 2 टैंकर यहां पर पानी के लिए भेजे जा रहे हैं। अमरावती में 12 टैंकरों की रोज जरूरत पड़ रही है। और साथ ही अमरावती के बाद अगर हम बात करते हैं वाशिम की, तो यहां पर 1 टैंकर भेजे जा रहे हैं। बुल्ढाना में टैंकर रोज 28 टैंकरों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर यहाँ पर पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाती है। तो गर्मियाँ आते ही पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो बोरवेल हैं, जो कुएं हैं, उसमें पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, बोरवेल फेल हो जाती हैं, हैंडपंप भी मुश्किल से काम कर पाते हैं, और इसलिए और विकास, आने वाले वक्त में जो बढ़ती गर्मी है वो और मुश्किल बढ़ा सकती है। बिल्कुल। और अभी तो गर्मी की शुरुआत भर हुई है, अभी तो लू चलना नहीं शुरू हुई है। जब तापमान 50 डिग्री तक पहुंचेगा, वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अभी से आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। यहाँ पर गर्मी पड़ने भी लगी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए खास तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये इंतजाम क्या है, कितने रोचक हैं, और सरयू की कैसी फुहारों से श्रद्धालुओं को गर्मी में राहत पहुंचाई जा रही है, तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। चिलचिलाती धूप में रिमझिम फुहार, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस की सच्ची तस्वीर है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का सामना गर्मी से हो रहा है, लेकिन हर एंट्री डोर पर रिमझिम फुहारों के कई ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी का गुमान तोड़ने के लिए हैवी मशीनों ने मोर्चा संभाला है। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु पर मशीनों से सरयू का जल छिड़का जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ मशीन से जल छिड़काव हो रहा है, दूसरी तरफ श्रद्धालु सुकून से खड़े होकर फुहारों का लुत्फ ले रहे हैं। राहत की फुहारें हर श्रद्धालुओं की न सिर्फ थकान मिटा रही हैं, बल्कि गर्मी से भी निजात दिला रही हैं। उधर इजराइल ने गाजा पर फिर से हमला कर दिया है। रात में हुए स्ट्राइक के बाद यहां कोहराम मच गया। इजरायली हमले में 22 लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने के लिए फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। आसमान से बरसते मौत के शोले गाजा की जमीन पर बरसाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में इजराइल मौत की इबारत लिख रहा है। इजराइल के इस ताजा स्ट्राइक में गाजा में 22 लोगों की मौत हो गई। हमला रात के अंधेरे में हुआ, लिहाजा लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। इजराइल की सारी कवायद उन बंधकों को छुड़ाने की है जो हमास के कब्जे में है। इजराइल ने ऐलान किया है कि उसकी फौज गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया के सिक्योरिटी जोन में डटी रहेगी। इजराइल की तैयारी बता रही है कि वो सीजफायर की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। लगातार हो रहे हमलों के बीच अब गाजा का बढ़ता तापमान लोगों को बेहाल कर रहा है। यहाँ के लोग जल संकट से गुजर रहे हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए अलग तरह की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ खान यूनिस से लेकर दायर अल बलाह, सेंट्रल गाजा और जबालिया तक लोग प्यास से परेशान हैं। लोग कंटेनर लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गाजा के लोगों ने बताया कि पानी उनका मौलिक अधिकार है, ऐसे में उन्हें उससे वंचित नहीं किया जा सकता। और अब सबसे डरावनी खबर, हत्या की सनसनीखेज खबर मेरठ से है। वही शहर जहां मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया था। जी हाँ, और अब तो मेरठ की रविता ने मुस्कान की जगह ले ली और प्रेमी के साथ पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
वो रविता जिसके जहन में इतना जहर भरा है किसी को अंदाजा नहीं था। वो रविता जो सांप से भी जहरीली है। पूरा इलाका, पूरा शहर जानकर सन्न रह गया। एक तरफ मेरठ की मुस्कान है, दूसरी तरफ मेरठ की रविता। पति की हत्या के बाद मुस्कान ने शव के 15 टुकड़े किए तो रविता ने पति की हत्या करके सांप से डसवा दिया। यानी रविता ने मुस्कान से भी एक कदम आगे बढ़कर पति की हत्या का प्लान किया ताकि दुनिया ये समझे कि उसके पति को सांप ने काटा है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने रविता के कत्ल की साजिश को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और कड़ाई से पूछताछ में रविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बिस्तर पर पड़ा रविता का पति रात को सोया तो सोया ही रह गया। उसके हाथ पर सांप काटने के कई निशान मिले। घर वालों ने सोचा कि उसे सांप ने काटा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस की जांच के बाद घर की बहू और अपने पति की कातिल रविता की साजिश का पूरा खुलासा हो गया। अब रविता और उसका प्रेमी पुलिस के शिकंजे में है। रविता ने अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग कैसे की? आपको हम सिलसिलेवार तरीके से रविता और अमित की साजिश की पूरी कहानी बताते हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब, कैसे, क्या हुआ। इस हत्याकांड के पीछे पति, पत्नी और प्रेमी यानी कि वो शामिल है। बिल्कुल। और इसकी आगे कहानी जब बढ़ती है तो बताया जाता है कि अमित जिसकी हत्या की गई वो मजदूरी का काम करता था और अपना पालन पोषण करता था। रविता की जो पति है उसका नाम अमित था। करीब 2 साल पहले रविता के पति अमित की दोस्ती आरोपी अमरजीत से हुई थी। और उसके बाद की कहानी भी आपको बताते हैं। अमरजीत अमित के घर आने जाने लगा और ये दोस्ती काफी बढ़ती चली गई। और यहीं पर रविता अमरजीत से प्रेम कर बैठी और प्रेम करते करते कहानी कुछ आगे ही चली गई। और कहानी आगे कैसे बढ़ती है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची। कत्ल की पूरी कहानी की साजिश उसने रची। उसने पति अमित को रास्ते से हटाने का प्लान प्रेमी के साथ बनाया। प्रेमी अमरजीत और रविता ने मिलकर हत्या भी कर दी। पहले हत्या की अमित की गला घोंटकर, फिर क्या हुआ बताएंगे अंजीत। बिल्कुल। और इस हत्या को ऐसा अंजाम दिया गया जैसे कि सांप ने डसा हो, सांप के काटने से मौत हुई हो। सांप से डसवाने का प्लान तय हुआ और सांप ने डसा भी। और फिर सांप से डसवाने के बाद उसके ऊपर सांप छोड़ दिया गया ताकि वो पकड़े ना जाएं और दुनिया ये समझे कि अमित को सांप ने ही काटा है। अमरजीत ने सपेरे से 1000 रुपए में सांप खरीदा और ये रविता के कहने पर ही अमरजीत ने सपेरे से सांप खरीदा और उसी सांप से अमित को डसवाया गया। इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई। शनिवार रात अमित को मारने का प्लान बनाया गया और उसी दिन इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। गला घोंटकर पहले अमित को मारा गया। रात को जब अमित अपने कमरे में सो रहा था उस वक्त इसको अंजाम दिया गया। पहले गला घोंट के मारा गया और बाद में उसके ऊपर सांप छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब ये कहानी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। दरअसल रविता ने दूसरे कमरे में सोने का ड्रामा किया और यह कहा कि अमित को सांप ने काट लिया इसलिए उसकी मौत हो गई है। ये पूरी कहानी रची गई। और जब अमित नींद में था तो रविता ने प्रेमी अमरजीत को घर पर बुलाया। दोनों ने मिलकर अमित की गला घोंटकर पहले हत्या की। हत्या करने के बाद फिर उसके ऊपर सांप छोड़ दिया। जहरीले सांप को रख दिया ताकि सब ये समझें कि सांप ने ही काटा है। अमित के शव पर सांप के 10 बार काटने के निशान भी है। और उसकी वजह यह है कि हाथ के नीचे सांप को दबा दिया गया था तो सांप ने 10 डंक मारे। पोस्टमार्टम से हत्या की प्लानिंग का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि मौत तो सांप के डसने से नहीं हुई है बल्कि गला घोंटने से हुई है और उसके बाद इसका पूरा खुलासा हुआ। इस तरह से पोस्टमार्टम ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया कि सांप के जहर से नहीं, नीले जहर से नहीं बल्कि गला घोंटकर अमित को मारा गया। बिल्कुल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से आज एक खौफनाक खबर आई। 17 साल के नौजवान की हत्या के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने उसके शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में 4.5 साल लग गए। क्राइम ब्रांच कातिल के गिरेवा तक कैसे पहुंची और कैसे कत्ल की गुत्थी सुलझी, इस रिपोर्ट में देखिए। इस नकाब के पीछे खूंखार कातिल का चेहरा छिपा, जिसके गुनाहों का तिलिस्म टूटने में 4.5 साल लग गए। कत्ल की कहानी क्या है ये बताएं, उससे पहले कातिल का परिचय जान लीजिए। नाम मौलाना गुलाम रब्बानी। इल्जाम यौन शोषण के बाद नाबालिग की हत्या। षड्यंत्र डेड बॉडी के टुकड़े कर ठिकाने लगाना।
मौलाना गुलाम को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र भिवंडी का नवी बस्ती इलाका गुस्से से उबल उठा। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग करने लगा। वारदात नवंबर 2020 की है। 17 साल का शोएब शेख मौलाना गुलाम की दुकान पर काम करता था। इल्जाम है कि मौलाना ने पहले नाबालिग का यौन शोषण किया, फिर पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डेड बॉडी के टुकड़े तक को उसने ठिकाने लगा दिया। 2023 में पीड़ित परिवार ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। करीब 4.5 साल बाद फॉरेंसिक टीम को मौलाना के गुनाहों के सबूत मिले और वो धरा गया। अब बात यूपी के कानपुर की। यहाँ एक बेटे ने मां की हत्या कर दी क्योंकि मां की शादी की शर्तों से वो राजी नहीं था। बिल्कुल, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेटा प्यार में इतना पागल था कि उसने समस्या का हल तलाशने की जगह मां को ही खत्म कर दिया। प्रेमिका के घर वालों की शर्त थी कि लड़के की मां लड़के के नाम घर लिख दे तो शादी मुमकिन है। मां इस शर्त के खिलाफ थी। प्रेमी प्यार में पागल था, इसलिए उसने अपनी ही मां की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात कानपुर के हनुमंत विहार की है, जहां लड़के की मां इलाज के लिए अपनी बेटी के घर गई थी। वहीं जाकर राजा सिंह ने मां प्रमिला को मौत के घाट उतार दिया। राजा ने अपनी मां का कत्ल उस वक्त किया जब वो गहरी नींद में थी। गया है कि शादी के लेकर कुछ विवाद था और उसकी वजह से शादी माँ उस लड़की को पसंद नहीं करती थी जिससे लड़का शादी करना चाहता था। इसी को लेकर कहासुनी हुई और उसने आवेश में आके माँ के चाकू को मारकर हत्या कर दी। खेती किसानी करने वाले राजा का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले प्रेमिका से उसकी शादी तय हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने राजा सिंह को कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। तेलंगाना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई और पूरा इलाका जंग का अखाड़ा बन गया। डंडा, लकड़ी की पट्टी, ड्रम, बाल्टी, जिसके हाथ जो आया उसने उसी के साथ अपना हाथ आजमाया। पिटने वाले सिर्फ 2 थे और मारने वाले कई हाथ एक साथ कई उठ रहे थे। मामला जमीन विवाद को लेकर था और तेलंगाना का कृष्णा कॉलोनी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। एक शख्स कुछ देर संघर्ष करता रहा लेकिन खुद को ज्यादा देर संभाल नहीं पाया, जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लोग उसके खून के प्यासे थे और जान से मारने पर आमादा थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमला करने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था। तेलंगाना के कृष्णा कॉलोनी में ये तमाशा घंटों चलता रहा। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ विवाद थाने पहुंचा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर आगरा से, जिस बारात में बैंड बाजा नाच गाना होना था वहां लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि विवाद एक दलित दूल्हे के घुड़चढ़ी के दौरान हुआ। बारात में लाठी डंडे कैसे चले, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा कृष्णा गार्डन में डीजे बजाकर घुड़चढ़ी कराई जा रही थी। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चले, जिसमें कई घायल हुए। दूल्हे को भी सड़क पर पटक दिया गया और फिर घसीटकर पीटा गया। घटना के दौरान चीख पुकार मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोग डर के मारे कुछ नहीं कर सके। दूल्हा ना तो घोड़ी चढ़ सका और ना ही बैंड बाजे के साथ बारात निकाल सका। बाराती पैदल ही चुपचाप मैरिज होम तक पहुंचे। पीड़ित परिवार ने करीब आधा दर्जन नामजद और 20 अज्ञात दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड के केस में बीजेपी का प्रदर्शन में ईडी की नई पहल के बाद बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहले कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया था।
अब बारी बीजेपी की थी, लिहाजा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमान संभाली और भोपाल से लेकर इंदौर तक इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सोनिया और राहुल को घेरा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि चार्जशीट के बाद कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। कुछ इसी तरह का गुस्सा इंदौर में दिखाया गया, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोनिया और राहुल गांधी का पुतला मार्च निकाला। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम भी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की धमक अब राजभवन तक पहुंच गई है। हिंसा के पीड़ितों से आज राज्यपाल ने मुलाकात की। खास बात यह है कि सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल बोस मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अभी इस मुद्दे पर और सियासत बाकी है। मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा कर दी कि सरकार पीड़ितों का घर खुद बनवाएगी। ममता ने बताया कि हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस बीच आज मुर्शिदाबाद की आंच राजभवन तक पहुंच गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हिंसा के पीड़ितों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। राज्यपाल ने वहां से आए लोगों का दर्द समझने की कोशिश की। अब राज्यपाल भी मुर्शिदाबाद जाएंगे, वहां की हकीकत को एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश करेंगे। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. राज्यपाल ने कहा है कि वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो दोहराया ना जाए। बोस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मुर्शिदाबाद में बीएसएफ कैंप लगाने की मांग की है। मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी। और अब बात उस तेंदुए की जिसको पकड़ने का प्लान आसान नहीं था। बिल्कुल, तेलंगाना वन विभाग ने हाई टेक्निक के जरिए अपने प्लान में सफलता मिली। तेलंगाना वन विभाग ने एडवांस ड्रोन के जरिए तेंदुए को ट्रेस किया, फिर उसे जाल में फंसाने का प्लान तैयार किया। हैदराबाद में पतनचेरू में कृषि विभाग के रिसर्च सेंटर में पिछले हफ्ते ये तेंदुआ नजर आया था। तब से कर्मचारियों के होश उड़े हुए थे। वन विभाग की कोशिशों के बाद इसे पकड़ लिया गया और जरूरी जांच के बाद रात में ही नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। वन विभाग ने बताया है कि नर तेंदुए की उम्र करीब 5 से 6 साल है, लेकिन इस तेंदुए के पकड़े जाने से समस्या का हल नहीं हुआ। जानकारी मिली कि कैंपस में अभी भी एक और तेंदुआ घूम रहा है। ऐसे में संस्थान के कर्मचारी दहशत में हैं और बेफिक्र होकर कैंपस में निकल भी नहीं पा रहे। वन विभाग अब दूसरे तेंदुए की तलाश में है। उम्मीद जताई जा रही है कि तकनीक के सहारे दूसरा तेंदुआ भी जल्द पकड़ा जाएगा। अब आपको मध्य प्रदेश के देवास लेकर चलते हैं। यहां से आज हर्ष फायरिंग की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फायरिंग किसने की, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, सिस्टम को जगाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। जहन पर सवार पावर के जुनून का ट्रेलर देखिए। शादी में कानून का बजते बैंड की तस्वीर देखिए। शादी के जश्न में जानलेवा जुनून की ये तस्वीर देवास से आई है। एक शख्स के हाथों में 12 बोर की बंदूक है और जहन पर पावर का जुनून सवार है। ये बंदूकबाज कौन है, कितना पावरफुल है, किस बड़े ओहदे पर बैठे शख्स से इसका ताल्लुक है, ये बताएं। उससे पहले बंदूकबाज के सर चढ़े फायरिंग के शौक की तस्वीर देखिए। खुले प्रांगण में फायरिंग हो रही है। शख्स बार बार बंदूक में गोली भरता है, बेखौफ होकर ट्रिगर दबाता है, बारूद से देवास को दहलाता है। फायरिंग का ये सिलसिला यूं ही बेरोक टोक चलता रहता है। इस बंदूकबाज का परिचय ये है कि ये नगर निगम परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के लगते जिगर हैं। नाम है भानु प्रताप सिंह। परिवार में शादी थी जिसमें भानु ने बेखौफ होकर फायरिंग की। सवाल है कि जब जिला कलेक्टर ने फायरिंग पर रोक लगाई है तो कानून हाथ में क्यों लिया गया। और देखिए, अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। वक्फ स्टेटस का भी बदलाव नहीं होगा। केंद्र को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है।
अदालत ने यह भी कहा है कि वक्फ स्टेटस पर कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत जरूर दी है जिन्होंने अदालत का रुख किया था। अदालत ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र का जवाब नहीं आता, वक्फ कानून में यथास्थिति बनी रहेगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। वक्फ कानून पर अदालत अगली सुनवाई 5 मई को करेगा। एक तरफ वक्फ बोर्ड कानून पर देश के कई हिस्सों में सियासी बवाल मच गया है, तो वहीं बोहरा समाज के मुसलमानों ने वक्फ कानून का तहे दिल से स्वागत किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ये बात बताई भी है। देश के कई हिस्सों में जब वक्फ पर सियासी बवाल मचा है, रोज कहीं ना कहीं से विरोध की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ विरोधियों का एक बड़ा धड़ा देश की सुप्रीम अदालत का रुख कर चुका है। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया, तो वक्फ कानून पर बोहरा समाज से मुसलमानों ने अपनी राय बता दी। बोहरा मुसलमानों ने वक्फ कानून को एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। समुदाय के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि ये लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग को अब पूरा किया गया है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे इस सोच के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बोहरा मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल से पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। अब आपको मध्य प्रदेश के विदिशा लेकर चलते हैं। यहाँ खेल स्टेडियम के जिम में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग में एक्सरसाइज की काफी मशीनें जल गईं। आग कैसे लगी, देखिए रिपोर्ट। बुधवार शाम 6 बजे जिम में एक्सरसाइज करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, एसी से धुआं निकलने लगा। वे इसकी सूचना देने नीचे तुरंत भागे और जब वापस लौटे तो जिम में आग लग चुकी थी। स्टेडियम के कर्मचारियों और खिलाड़ियों ने पहले तो रेत से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। जिले के एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। स्टेडियम के कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो काफी नुकसान हो सकता था। स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में बने जिम में हाल ही में 2 नए एसी लगाए गए थे। जिम में 12 आधुनिक एक्सरसाइज मशीनें भी लगी हुई थी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक एसी और क्रॉस ट्रेनिंग मशीन पूरी तरह जल गई। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने उन अपराधियों की फाइल फिर से खोल दी है जो किसी आतंकी घटना या बड़े अपराध में शामिल रहे हैं। पुलिस का मानना है कि उससे उनकी ताजा गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली। बरेली पुलिस ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस बार उन 31 हिस्ट्री शूटर्स की फाइल खोली गई है जो बड़े अपराध को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इन अपराधियों पर भी नजर रखेगी जो जेल में हैं और उनकी भी निगरानी होगी जो बरी हो चुके हैं। 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गोतस्करी के हैं, 2 NDPS के हैं, 1 वाहन चोरी का अपराधी है और 1 अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में FIR पंजीकृत हुई थी। इस लिस्ट में आतंकी इनामुल हक का भी नाम है जो पिछले 5 साल से लखनऊ जेल में बंद है। लिस्ट में उन 27 अपराधियों के नाम भी हैं जो गोतस्करी के आरोप में पकड़े गए थे।
पुलिस अब समय समय पर जांच करेगी ताकि उनकी मौजूदा गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती रहे। और अब न्यूज हेडक्वार्टर में आपको सावधान करने वाली खबर। अगर आपको कोई पुलिस या आईबी का अधिकारी बनकर फोन पर धमकाता है तो अलर्ट हो जाइए। हो सकता है कि आप साइबर अपराधियों का अगला टारगेट हो। क्योंकि ये ताजा उदाहरण सामने आया है। साइबर फ्रॉड का ताजा शिकार ग्वालियर के स्वामी सुप्रदीप्तानंद बने। धोखेबाजों ने उन्हें 26 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा और पूरे 2.5 करोड़ की चपत लगा दी। अलर्ट करती ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ये हैं स्वामी सुप्रदीप्तानंद। आप बीती सुनाने ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और लबों पर चुप्पी। इस खामोशी की वजह है साइबर अपराधियों ने स्वामी को 17 अप्रैल को फोन किया। खुद का ताल्लुक नासिक पुलिस से बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने पर स्वामी को बार बार धमकाया। सुप्रदीप्तानंद इतने डर गए कि उन्हें साइबर अपराधियों ने शिकार बनाया। 26 दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा। 12 अलग अलग खातों में 2.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए। स्वामी के साथ और क्या कुछ हुआ, इसके राज भी पुलिस ने खोले। और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उन्होंने ऑनलाइन भी। जालसाजों ने स्वामी को 15 अप्रैल तक पैसे लौटाने का दावा किया था। जब पैसे वापस नहीं मिले तो स्वामी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। ये खबर सबके लिए सबक है। अगर ऐसी कोई कॉल आए तो उसकी पड़ताल जरूर करें।